भैया मैथ्स का पेपर ज्यादा सही नहीं गया, अब क्या करें। और अब इंग्लिश का एग्जाम भी सर पर आ गया है। अगर आपका मैथ्स एग्जाम अच्छा गया है तो इंग्लिश भी अच्छा ही जाएगा, लेकिन अगर मैथ्स का एग्जाम अच्छा नहीं गया तो इंग्लिश और भी अच्छा जाएगा, बिकॉज हम मैथ्स का बदला इंग्लिश से लेने वाले हैं और इसकी पूरी स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ये वीडियो आपको इंग्लिश में 100/100 स्कोर करवाने के लिए काफी है। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने का नीड नहीं है। लेकिन दोस्त, अगर तुम इंग्लिश को हल्का सब्जेक्ट समझ के इग्नोर कर रहे हो तो 10 से 15 मार्क्स का लॉस पक्का है। और अगर तुम डर की वजह से कंफ्यूज्ड हो तो इस वीडियो के बाद आपका डर खत्म हो जाएगा और कंफ्यूजन भी बाय बाय करके खुद ही भाग जाएगा, क्योंकि तुम अब इंग्लिश में चैंपियन बनने वाले हो। मैं एग्जैक्टली तुम्हें बताऊंगा हर दिन क्या करना है, आवर बाय आवर। इस वीडियो में मैंने हर वो चीज इंक्लूड की है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो आपको थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन वैल्यू उसमें पूरी रहेगी। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को साइड करके वीडियो को हाइप भी कर दो। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। यार सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की कॉमन मिस्टेक्स की। पूरे सिलेबस का रैंडम रिवाइज करना, सिर्फ रीडिंग प्रैक्टिस करना, राइटिंग सेक्शन इग्नोर करना और फॉर्मेट याद नहीं करना, लिटरेचर को रटना बट थीम समझना नहीं। और इस बात को भी याद रखो, इंग्लिश में मार्क्स नॉलेज से नहीं प्रेजेंटेशन से मिलते हैं और आपको अपने दिमाग में वैसा ही कुछ प्रेजेंटेशन करते हुए चलना है। मेरे दोस्त, हमारा सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। 10th इंग्लिश का सिलेबस मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सेक्शन ए जो कि होता है रीडिंग स्किल्स का, यह आपको ऑलमोस्ट 20 मार्क्स देता है। इसमें अनसीन पैसेजेस होते हैं, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेसी, ये सब होता है। सेक्शन बी होता है राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का और ये आपको 20 मार्क्स देता है। ग्रामर आपको 10 मार्क्स देती है, इसमें डिटर्मिनेंट्स, टेंस, मॉडल्स ये सब होता है। राइटिंग स्किल्स 10 मार्क्स का होता है जिसमें फॉर्मल, लेटर और पैराग्राफ वगैरह होता है। सेक्शन सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक का होता है, 40 मार्क्स यहाँ से आपको मिलते हैं और ये 40 मार्क्स 3 लोग मिल करके देते हैं। पहला भाई है प्रोज, दूसरा है पोएट्री और तीसरा है सप्लीमेंट्री। ये तीनों मिल करके आपको 40 मार्क्स देते हैं। और इसके बाद 20 मार्क्स तो असेसमेंट का इंटरनल वाला आपने दे ही दिया है। पॉइंट नंबर 1 में आपको डिसाइड कर लेना कि क्या क्या आप पढ़ने वाले हो। वैसे तो सब कुछ पढ़ना चाहिए लेकिन आप जो भी पढ़ना चाहते हो आप डिसाइड कर लो। पॉइंट नंबर 2 है डिवाइड योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू टाइम। अब उस सिलेबस को टाइम के हिसाब से डिवाइड कर दो। अब ये चेक करो आपके पास कितने हाफ चैप्टर्स हैं, कितने फुल चैप्टर्स हैं और कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जो नेवर टच्ड हैं, यानी आपने कभी उनको देखा तक नहीं। पहले आपने सिलेबस जान लिया क्या क्या आपको पढ़ना है और उसके बाद कितने टाइम में पढ़ना है उसको आपने डिवाइड करना है। फुल सिलेबस को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट पहले दिन, दूसरा पार्ट दूसरे दिन और तीसरा पार्ट तीसरे दिन आप कर सकते हो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि पढ़ना तो हमको बहुत कुछ है भैया, लेकिन हम पढ़े कैसे ये तो बता दीजिए। तो यार उसी के लिए आपका भाई लेकर के आया है पॉइंट नंबर 3, हाउ टू स्टडी। मेरे दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि स्टडी 3 फेज में की जाती है। पहला फेज होता है लर्निंग का। तो लर्निंग के लिए फिलहाल सबसे इजी ऑप्शन है मैराथन, जहाँ पर आपको शांति से बैठना होता है और बिना कुछ सोचे समझे पढ़ाई करना शुरू कर देना होता है। और ये मैराथन लेकिन आपको नॉर्मल मेथड से नहीं देखना है, सिर्फ देखना नहीं है, मैराथन को साथ साथ समझते भी जाना है, अंडरस्टैंड भी करते जाना है। देखते देखते ही भैया रिवाइज भी कर लेना है और ये भी सोच लेना है कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे इसको आंसर करेंगे। यानी आपको मैराथन को सिर्फ देखना नहीं है, सही से समझना है, ऑन द स्पॉट रिवाइज करते जाना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करना है और लगातार एक्टिव रिकॉल करते रहना है व्हाइल वाचिंग मैराथन्स। अगर टॉप टीचर्स की बात की जाए तो पीडब्ल्यू के अनुराग सर हैं, जो आपको 18 को, 19 को और 20 को इन 3 दिनों में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अलग अलग दिन अलग अलग चीजें अनुराग सर पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको अनुराग सर की इंग्लिश अच्छी लगती है तो भैया आप इनके मैराथन्स को अटेंड कर सकते हो, लेकिन बहुत ही एक्टिव रहते हुए। सिर्फ देखना नहीं है, देखने के साथ साथ भी 4 काम और साथ में करने हैं। दूसरे टीचर है डियर सर। पीडब्ल्यू के अनुराग सर आपको 3 दिन पढ़ाएंगे, लेकिन डियर सर आपको 4 दिन पढ़ा रहे हैं। 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी और 20 फरवरी। क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपको डियर सर की इंग्लिश अच्छी लगती है तो आप आराम से उनसे पढ़ सकते हो। सारे ही टीचर अपने आप में बेस्ट है। और थर्ड टीचर है नेक्स्ट टॉपर्स की मंगोलिया मैम। 18 फैब, 19 फैब, 20 फैब और 21 फैब मंगोलिया मैम भी 4 दिन इंग्लिश पढ़ा रही है आपको। नेक्स्ट
टॉपर्स की मंगोलिया मैम कब कब कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ाने वाली है आप स्क्रीन पर आराम से देख सकते हो। सारे ही टीचर्स अपने आप में बेस्ट है, आपको जहाँ से सही लग रहा है आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन इस बात को भैया ध्यान रखना, डोंट अटेंड ऑल दी क्लासेस, ऑल दी मैराथन्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सुबह की मैराथन इनसे देख ली, शाम की इनसे देख ली, दोपहर की इनसे देख ली। नहीं, दिन भर सिर्फ देखना ही नहीं है, सिर्फ एक टीचर से पढ़ाई करो और उन्हीं से करो, इधर उधर टीचर्स बार बार नहीं बदलने। आप मैराथन्स में जो भी पढ़ाई करते हो उसको जरूर से एक बार रिवाइज करो, जरूर से उसके आंसर्स करने का ट्राई करो। लर्निंग का काम आपने मैराथन से कर लिया, लेकिन जिनको मैराथन टाइम वेस्ट लगता है वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है सेल्फ स्टडी, अगर सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो तो ये तो सबसे अच्छी बात है। लर्निंग के बाद बात आती है प्रैक्टिस की, क्योंकि भाई इंग्लिश का एग्जाम है और यहाँ पर सही से आंसर राइटिंग ना कर पाए तब आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको यूज करना है सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आपको करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो आपको स्कूल में आपके टीचर्स ने बताया होगा या फिर आपके बुक में ही टिक मार्क हुआ होगा, आपको बस बुक खोलने का देरी है। आपको खुद भी पता है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सैंपल पेपर्स, पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सही से प्रैक्टिस करना है, सही से आंसर राइटिंग करनी है। यार अब फेज 3 आता है रिवीजन का। आपने लर्निंग कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, इन दोनों के बाद जो भी वीक टॉपिक्स आपके रह जाते हैं, जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस रह जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो आप भूलते बहुत हो, उन सब चीजों का रिवीजन करना है फेज 3 के अंदर। मेरे दोस्त पॉइंट नंबर 4 है 5 क्वेश्चन रूल। ये बहुत ही सिंपल रूल है, आपको सॉल्व करने हैं 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर। ऐसा ना हो कहीं से तो आपको 20 क्वेश्चंस आते हैं, कहीं से 0 आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये रूल कहता है हर एक चैप्टर से आपको मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए, साथ ही साथ 5 पोएम्स आपको आने चाहिए हर एक चैप्टर से। और जब आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है वो भी 5 क्वेश्चन का एक साथ होना चाहिए, यानी कोई भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाए और आपने राइट करने का ट्राई किया। जब 1 बाय 1 आप सारे क्वेश्चन लिख दोगे तो आपको पता चलेगा आपने उसमें आधी चीजें तो अपने मन से लिखी हैं, कुछ भी एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का एटलीस्ट 50% पार्ट एनसीईआरटी से ही होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2-4 लाइन तो एनसीईआरटी से ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ही बारीकी से चेक करता है। उसको अगर थोड़ा सा भी लगा कि आपने अपने मन से बनाया है तो फिर वो मार्क्स कम दे सकता है, लेकिन अगर उसको पता चल गया कि आपने एनसीईआरटी के ही लाइंस लिखी हुई हैं तब मार्क्स मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आप 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, 5 पोएम्स का राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होंगी। मिस्टेक तो होंगी, लेकिन ऐसा क्या करें कि वो मिस्टेक आपके एग्जाम में ना हो पाए। तो उसका सोल्यूशन है राइट इट इन मिस्टेक नोटबुक। आंसर राइटिंग के टाइम पे जो भी मिस्टेक होती है उसे मिस्टेक नोटबुक में जरूर नोट करो। लेकिन भैया हमारे पास कोई भी मिस्टेक नोटबुक नहीं है, तो इसका शॉर्टकट अपना लो। आप एक पेज लो, वहां पर लिखो मिस्टेक पेज, और वहां पर आप अपने सारे छोटे मोटे मिस्टेक लिख सकते हो, ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये पॉसिबल मिस्टेक हैं जो मुझे एग्जाम में नहीं करना। टॉपर ऐसे ही बनते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, मिस्टेक भी निकलती है, उसके बाद मिस्टेक को हमेशा के लिए बाय बाय कर देते हैं वो लोग। अब आंसर राइटिंग की बात चली रही है तो आपको दिखाता हूँ टॉपर का आंसर शीट, जो 2025 के टॉपर की कॉपी है, और इसको ध्यान से देखिए कितने साफ सुथरे तरीके से इसने लिखा है। इस टॉपर बच्चे ने काफी अच्छे से लिखने के बाद उसे हाईलाइट भी किया है, अंडरलाइन भी किया है, और ध्यान से मैच करोगे तो एनसीईआरटी से काफी सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो रट के गया था, हाँ उसने रटा तो होगा ही स्टार्टिंग में कुछ, लेकिन 50% ही रटा है, 50% खुद से लिखा है। तो आप भी कुछ ऐसा ही आंसर लिखने का ट्राई करो। 2025, 24, 23 5 सालों के जो टॉपर्स निकले हैं इनकी आंसर शीट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आप 5 ही ईयर्स के टॉपर्स के नोट्स देखो, आंसर शीट देखो और एनालाइज करो कि कैसे मैं भी ऐसा ही आंसर लिख सकता हूँ। पॉइंट नंबर 5 है 50-50 रूल। भैया अब ये कौन सा नया रूल है यार? अब 50-50 रूल बहुत ही इजी है। 50-50 रूल ये कहता है कि आपको 50% टाइम वॉचिंग करनी है। मैराथन्स हो गए, 1 शॉट लेक्चर्स हो गए हैं, टॉपिक वाइज वीडियोस हो गए, ये सारा ही वॉचिंग का काम 50% ही होना चाहिए। आपके टोटल स्टडी टाइम का 50%, नॉट 100%। और आपके टोटल स्टडी टाइम का 50% टाइम सेल्फ स्टडी पर जाना चाहिए। वो चाहे सेल्फ स्टडी हो, लर्निंग के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए। आपको ये बैलेंस मेंटेन करना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि एग्जाम में एट द एंड आपको अपने हाथों से लिखना है, ना
ना कि अपने दिमाग से लिखना है। दिमाग तक तो चीजें पहुंच गई हैं, लेकिन हाथ तक भी तो पहुंचाओ। जब तक हाथ तक चीजें नहीं पहुंचेंगी तब तक बेचारा हाथ क्या ही करेगा, क्या ही लिख पाएगा बेचारा। उस पर दया करो थोड़ा। पॉइंट नंबर 6 है 3 डेज मास्टर प्लान। तो भैया 18 फेब को हम क्या करने वाले आपको जल्दी से बताता हूँ। मैंने पहले की वीडियोस में आपको पहले बताया है कि हर एक स्लॉट में हम 3-3 घंटे पढ़ाई करने वाले हैं, चाहे वो मॉर्निंग का हो, आफ्टरनून, इवनिंग या फिर नाइट। 18 फेब को मॉर्निंग में 8 से लेकर 12 तक हम 3 घंटे की पढ़ाई करेंगे, जिसमें 8 से 12 के बीच में हम पेपर लीक्ड मेथड की हेल्प से फुल पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको 3 आवर्स देने ही देने हैं। सब कुछ एकदम रियल करो। 15 मिनट का रीडिंग टाइम, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, वर्ड लिमिट फॉलो, नो फोन, रियल एग्जाम इन्वायरमेंट। लेकिन भैया हमें तो पता ही नहीं है कि ये पेपर लीक्ड मेथड है क्या चीज। यार ये बहुत ही सिंपल चीज है। आप जिस भी टाइम मॉक टेस्ट देने वाले हो उसके 2 घंटे पहले आपको खुद से ही अपना पेपर लीक करना है। जो भी सैंपल पेपर आप लगाते हो उसको बैठ करके 2 घंटे प्रिपेयर करना है। और याद रहे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे आपको मिलेंगे पेपर प्रिपेयर करने के लिए। 6 घंटे, 7 घंटे या फिर 1 दिन पहले का नहीं। 2 घंटे आपको मिलेंगे, उसके बाद आपको तुरंत पेपर देना है। लेकिन भैया हमें सबसे पहले इस सैंपल पेपर को ही क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि अगर आप पहले ही दिन सैंपल पेपर दे दोगे तो आपके दिमाग में सारी पॉसिबल मिस्टेक बैठ जाएंगी। आपको पहले दिन से पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पर वीक हूँ और मुझे कहाँ पर वर्क ज्यादा करना है, कहाँ पर कम करना है। यानी आपकी प्रिपरेशन काफी हद तक साफ साफ दिखने लग जाएगी और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को एग्जीक्यूट कर सकते हो। 12 से 4 वाले स्लॉट में हम पेपर का एनालिसिस करेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ हमें अपने वीक एरियाज को देखना है कि भैया राइटिंग में कमजोर हैं कि लिटरेचर में या फिर रीडिंग में। हमें रीराइट करना है वीक आंसर्स और इसके साथ ही साथ इम्प्रूव करना है इंट्रो एंड कंक्लूजन स्टाइल। अगर इंट्रो सही नहीं हुआ और कंक्लूजन यानी एंडिंग सही नहीं हुई तब तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एग्जामिनर स्टार्टिंग में देखता है या फिर एंड में देखता है। बीच में तो आप कुछ भी लिख दो। तो ये सब आपको 12 से 4 के बीच में करना है। 4 से लेके 8 बजे के बीच में आपको राइटिंग सेक्शन को कंट्रोल करना है। 8 से 12 के स्लॉट में लिटरेचर का रिवीजन। अब बात करते हैं 19 फरवरी को हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हम लिटरेचर को मास्टरी करेंगे एंड रीडिंग स्पीड देखेंगे। 8 से 12 के बीच में हमें रिमेनिंग प्रोज प्लस सप्लीमेंट्री करना है। 12 से 4 के बीच लॉन्ग आंसर्स का प्रैक्टिस करना है। शाम को 4 से 8 के बीच में हमें रीडिंग सेक्शन स्पीड ट्रेनिंग करनी है, यानी 2 अनसीन पैसेजेस, वो भी टाइम लिमिट में 15 से 20 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। ग्रामर का क्विक प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। नाइट के स्लॉट में 8 से 12 के बीच में अल्ट्रा फास्ट लिटरेचर रिवीजन होगा। ऑल पोएम्स का क्विक रिकैप एंड इम्पोर्टेंट लाइंस एंड कोट्स, क्योंकि नाइट में हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं बढ़िया से। 20 फेब को हम फाइनल मॉक देंगे प्लस पॉलिश करेंगे। तो भैया मॉर्निंग के 8 से 12 के स्लॉट में आपको पेपर लीक्ड मेथड से अगेन सैंपल पेपर सॉल्व करना है। सेम सीरियसनेस और इस बार आपको इम्प्रूव करना है टाइम मैनेजमेंट। याद रखो मैंने आपको 18 बोला था और 20 में, यानी स्टार्टिंग में और एंडिंग में आपको सैंपल पेपर करने ही करने हैं, वो भी इसी मेथड से, पेपर लीक्ड मेथड से। 12 से 4 के बीच में हम मिस्टेक्स को इम्प्रूव करेंगे। 4 से 8 के बीच में सुपर फास्ट कंप्लीट रिवीजन, ऑल चैप्टर थीम्स, राइटिंग फॉर्मेट्स, पोएटिक डिवाइसेस लिस्ट। और नाइट के 8 से 12 के स्लॉट में हमें लाइट रिवीजन करना है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करना है। कोई हैवी स्टडी नहीं करनी। स्लीप अर्ली, क्योंकि भैया कल एग्जाम देने भी तो जाना है मेरे दोस्त। पॉइंट नंबर 7 है मल्टीपल रिसोर्सेस ट्रैप। और भैया इस ट्रैप में बहुत सारे बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं। मल्टीपल मैराथन्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डबल मैराथन्स को अटेंड कर रहे हैं। भाई आपको क्या लगता है कि डबल मैराथन लेने से आपके मार्क्स डबल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक ही चीज को आप डबल टीचर से पढ़ रहे हो, आप टाइम वेस्ट ही तो कर रहे हो। अगर आप एक ही चीज एक मैराथन में पढ़ लिए, उसके बाद डबल बार खुद से रिवीजन कर लिया, नोट्स देख लिए, प्रैक्टिस कर लिया, मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर लिया, तब आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ना कि एक ही चीज को बार बार अलग अलग टीचर से पढ़ने से। अगर आप मल्टीपल मैराथन्स ले रहे हो, इसका मतलब है आप डबल टाइम वेस्ट कर रहे हो। सेकंड ट्रैप है मल्टीपल स्टडी मटेरियल ट्रैप। और इस ट्रैप में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। जिन नोट्स से आप साल भर पढ़ते आए हो, जो क्वेश्चन बैंक आपके पास है, जो सैंपल पेपर आपके पास है, जो PYQ आपके पास है, वो मोर देन सफिशिएंट है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। आपको फर्जी के टेलीग्राम नोट्स, रैंडम सा PDF, स्क्रीनशॉट्स, इन सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपके पास जो बेंच पर रखा हुआ है उसी को स्ट्रॉन्ग करना है। थर्ड है मल्टीपल स्ट्रेटजी ट्रैप। आप तरह तरह की स्ट्रेटजीज
अपनाते हो। आज कोई और टाइम टेबल, कल कोई और टाइम टेबल, बिल्कुल नहीं। एक चीज को सेलेक्ट करो और उसे सही से फॉलो करो, ईमानदारी से फॉलो करो। मेरे दोस्त, हमारा पॉइंट नंबर 8 है हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एंड डिस्ट्रैक्शंस। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था कि अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हो, फेवरेट प्लेलिस्ट लगा सकते हो, ताकि आप मोटिवेट हो जाओ और एनर्जेटिक हो जाओ। लेकिन आपको अपना फेवरेट सॉन्ग टाइमर के साथ सुनना है, क्योंकि भाई टाइमर नहीं लगाओगे तो आप काफी लंबे टाइम तक अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। आपको सॉन्ग बस ब्रेक के तौर पे सुनना है, ना कि 2-2-3-3 घंटे बस सुनते जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लीप टाइमर लगा लो। स्लीप टाइमर मैं सोने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्लीप टाइमर इसलिए ताकि वो टाइम पर बंद हो जाए। गाना बंद हो जाएगा तो आपकी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। और डिस्ट्रैक्शंस के लिए मैंने बोला था टेक डिस्ट्रैक्शंस एज योर सर्वेंट, यानी डिस्ट्रैक्शंस को अपना नौकर बना के रखो। आप जो भी कहो वो डिस्ट्रैक्शन वही करे, अपने मन से हिले तक ना। अपने डिस्ट्रैक्शन से कहो कि भैया बाहर घूम के आओ, मेरे एग्जाम के बाद मिलना मुझसे। एग्जाम के बाद मिलोगे तब तो कोई बात है, अगर अभी आओगे तो तुमको मार के भगा देंगे। आप उससे कहो कि भैया जितना भी टाइम पास है मैं बचा के रख रहा हूँ, एग्जाम के बाद मस्ती से खूब टाइम पास करूंगा बिना किसी प्रॉब्लम के, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। मेरे दोस्त, पॉइंट नंबर 9 है पेपर प्रेजेंटेशन। तो भैया आपको सारे सेक्शंस को मिक्स नहीं करना, आपको 1 बाय 1 करने हैं। हाईलाइट द कीवर्ड्स ऑफ द आंसर। आंसर को इतना बढ़िया हाईलाइट करो कि एग्जामिनर को दिख जाए और वो प्यार से नंबर दे के आगे बढ़ जाए। डिवाइड इक्वल टाइम टू ऑल क्वेश्चन। ऐसा ना हो किसी एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो और दूसरा क्वेश्चन बेचारा आपका वेट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉन्ग आंसर्स को थोड़ा सा डिटेल में लिखो ताकि आपको फुल मार्क्स मिल पाए। शॉर्ट आंसर्स में काफी ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान दो, जो पूछ रहा है बस वही बताओ। फर्जी की कहानी मत लिख देना। हैंड राइटिंग आपकी बहुत ही क्लीन होनी चाहिए। एक्स्ट्रा पेज आपको नहीं भरने, ओवर राइटिंग नहीं करनी, इसका मतलब ये है। और पॉइंट वाइज आंसर आपको लिखने हैं। आपको सब लोग ये बताते हैं ना कि पॉइंट वाइज लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि पॉइंट वाइज लर्निंग भी करनी चाहिए। तो भैया जब भी आप लर्न करते हो तो पॉइंट बाय पॉइंट याद करो, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इंग्लिश में ज्यादा लिखने से मार्क्स नहीं आते, स्मार्ट लिखने से मिलते हैं आपको मार्क्स। मेरे दोस्त याद करो, इंग्लिश लास्ट टाइम भी तुमने पास की थी। ये मैथ्स नहीं है जहाँ कैलकुलेशन दुनिया भर की होंगी। यहाँ एग्जामिनर तुम्हारी मदद खुद करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि इंग्लिश का एग्जाम बच्चों ने 2-3 दिन की प्रिपरेशन में दिया होगा। मेरे दोस्त इस बात को याद रखो, यू आर विनर, और आपको कभी हार नहीं माननी है। आप खुद से बोलो कि मैंने हार मानना छोड़ दिया है, अब तो हमें जीतना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपको दुनिया वालों को दिखा देना है कि आप किसी से कम नहीं। आपको एक गाना याद है, अपना टाइम आएगा, तो ये कहना छोड़ दो, अब ये कहना स्टार्ट करो, अपना टाइम ला के रहूंगा कुछ भी हो जाए, यानी पूरा सॉन्ग ही पलट दो, फिलॉसफी को ही चेंज कर दो, नो प्रॉब्लम। मेरे दोस्त, बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। एंड एट द एंड आई वुड से इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर दिस विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स। एंड आप मोबाइल रखो एंड पढ़ाई करना शुरू करो। बट इफ you want to know how to study 16 hours a day, then watch this video by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.